बच्चों, आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास या घिसावट। यह तीनों ही शब्द एक हैं। मूल्यह्रास या घिसावट का मतलब है मूल्य में कमी का होना। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear, passes of time or expected obsolescence, change in technology. Gross is included या inclusive of depreciation, whereas net excludes. अर्थात depreciation equals to gross value minus net value. जब हम डेप्रिसिएशन किसी भी मशीन का निकालेंगे तो उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से आज नेट वैल्यू, जो आज की वैल्यू है नेट वैल्यू, उसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट डेप्रिसिएशन। हम डेफिनेशन को एक बार दोबारा से देखते हैं कि यहाँ कह रहे हैं डेप्रिसिएशन रेफर्स टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट दिन प्रतिदिन होती है, हर दिन, क्योंकि मशीनें काम में आती हैं, मशीनों से प्रोडक्शन होता है। जब मशीनें प्रोडक्शन करती हैं तो उनमें घिसावट होती है, लगातार घिसावट होती है। अर्थात ये घिसावट क्या कहती है? घिसावट है कि उसके प्रोडक्शन में जितनी यूनिट प्रोडक्शन में उत्पादन कर रही थी वह अब प्रोडक्शन उसका दिन प्रतिदिन, अर्थात साल में, 2 साल में, 3 साल में घटता हुआ जाएगा। और उसकी एक मियाद होती है, अर्थात उसकी एक एज होती है कि तब तक वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो हम देखेंगे कि जो मशीन है, मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है लगातार घट रही है, और प्रोडक्टिविटी लगातार घटने को ही हम क्या कहेंगे? उसका डेप्रिसिएशन या घिसावट कहेंगे। इसको हम हिंदी में इस तरह समझेंगे मूल्यह्रास, घिसावट, स्थिर पूंजी का उपभोग। मूल्यह्रास से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि से है, जो निम्न कारण से होती है। अर्थात स्थिर परिसंपत्ति से मतलब जो मशीनें हैं, बिल्डिंग है, जो मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, औजार हैं, उन सबको हम लगातार बार बार यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो उनके लगातार उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन करने से उनकी प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती जाती है। तो जो कम होती जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस समय हम लोग यह देखते हैं कि मशीन में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, अब उसको हमें बदलना चाहिए। तो वह जो स्थिति आएगी तो वह किसके कारण आई? उसमें लगातार मूल्य ह्रास के कारण, अर्थात उस स्थिर पूंजी का उपभोग हो रहा है, लगातार हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें घिसावट आ रही है। तो यह जो घिसावट है निम्न कारण से सामान्यतः देखी जाती है। सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर, उत्पादन क्रिया में मशीनों, औजारों, फैक्ट्री, इमारत के निरंतर प्रयोग से इनमें घिसावट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है तथा मूल्य गिर जाता है। हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि माना हमने एक नई कार ली, और कार किसने ली? कार किसी ऐसे व्यक्ति ने ली जिसको कि वह कंपनी में चलानी है, अर्थात उसमें लोगों को बिठाना है, उनसे पैसे कमाने हैं। तो वो कार उन्होंने कंपनी में लगाई हुई है, उसके अफसर्स को छोड़ती है, ले जाती है, लाती है। तो उस स्थिति में वहाँ हम देखते हैं कि कार जो हमने यूज़ की है, कार लगातार यूज़ करने से साल में, 2 साल में, 3 साल में देखते हैं कि कार अपनी जो पहली प्राइमरी पोजीशन थी जिस समय वो ख़रीदी गई थी, अब वह जो ख़रीदी गई कार थी तो वह एवरेज अच्छा देती थी, और पेट्रोल या डीजल का जो कंजप्शन था उसमें किलोमीटर जाने की क्षमता उसकी माना फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर थी, अब लगातार उसकी 1 किलोमीटर घटते जा रही है, तो अर्थात उसकी क्षमता कम होती जा रही है। हम ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह मशीनों के उत्पादन में
निरंतर प्रयोग से उनके उत्पादन की क्षमता घटती जाती है, अर्थात मशीनों, औजारों, फैक्ट्री, इमारत के निरंतर प्रयोग से उनमें गिरावट होती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है तथा मूल्य गिर जाता है। नंबर 2, प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अर्थात तकनीकी या अन्य कारणों से उत्पादित वस्तु की मांग में कमी। यहाँ विशेष बात याद रखेंगे, जब प्रत्याशित अप्रचलन की बात करेंगे तो तकनीकी या अन्य कारणों से, तकनीकी बेसिकली तकनीकी में जब परिवर्तन हो जाए तो वह मशीनें अब हमारे काम लायक नहीं रही, तो उस स्थिति में देखेंगे कि उन मशीनों को जब तकनीकी बदल गई तो अब वह हमें बदलनी पड़ेंगी। तो इसमें देखें, तकनीकी या अन्य कारणों से उत्पादित वस्तु की मांग में कमी भी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाती है, जिससे तकनीकी अप्रचलन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तकनीकी अप्रचलन कहा जाता है। जैसे जब कंप्यूटर की खोज होने से टाइपराइटर बनाने वाले प्लांट बंद हो गए, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न प्लांट बंद हो गए जब कलर टेलीविज़न आ गए। अर्थात इस स्थिति में हम देखेंगे कि जब कंप्यूटर आ गए तो टाइपराइटर बंद हो गए, या टाइपराइटर बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी वो सारी मशीनें अब इस समय अप्रचलन में आ गई, अर्थात उनका यूज़ ख़त्म हो गया, अब वो उपयोगी नहीं रही, अर्थात वह हमें एक तरह से पूंजीगत हानि हो गई, और वह इसको बोलेंगे प्रत्याशित अप्रचलन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण होता है। नंबर 3, मूल्य ह्रास समय के साथ साथ, मूल्य ह्रास समय के साथ साथ विद पासेज ऑफ टाइम। यदि पूंजीगत मशीन नई है तथा उन्हें रखे रखे बहुत समय हो गया है तो मौसम, जलवायु, हवाएं आदि के कारण मूल्य में कमी आती है। जैसे मान लिया हम एक गाड़ी लाए और हमने वो खड़ी कर दी, और हमने 2 साल बाद उसे हम देख रहे हैं कि उसकी कीमत क्या है, हमने चलाई एक भी दिन नहीं, लेकिन लाके खड़ी कर दी, तो क्या होगा? जलवायु से, मौसम में परिवर्तन से, हवाओं से उसमें जंग लग जाएगी, अर्थात उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे, अर्थात उसकी कीमत डिप्रेशिएट हो जाएगी और उसकी कीमत कम हो जाएगी। एक कारण यह भी है। अब हम आगे समझेंगे पूंजीगत हानि या कैपिटल लॉस क्या है, या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, आगजनी, भूकंप से या चोरी, युद्ध के कारण स्थिर पूंजी के मूल्य में होने वाली कमी पूंजीगत हानि कहलाती है, और इस स्थिति में हमारा उत्पादन रुक जाता है। देखें, पूंजीगत हानि से मतलब क्या है, कैपिटल लॉस क्या है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक से बाढ़ आ जाए, आगजनी आ जाए, भूकंप हो जाए और मशीनें खराब हो जाएं, बेकार हो जाएं, पानी में डूब जाएं, या टूट फूट हो जाए, फैक्ट्री ही टूट जाए भूकंप के कारण, तो वह सब क्या है? पूंजीगत हानि। उस समय हमारा क्या है? हमारा उत्पादन भी रुक जाता है। तो इस तरह से हम पूंजीगत हानि को समझ सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो जाता है, मूल्य ह्रास अर्थात डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू सकल मान माइनस शुद्ध मान। इसी में हम समझेंगे मूल्य ह्रास कोष अर्थात डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। यह एक ऐसा फंड है जो कि जो हमारे मशीनें खरीदी गई हैं वो लगातार डेप्रिशिएट हो रही हैं। तो डेप्रिशिएट हो रही हैं इसका मतलब उन्हें हम कभी ना कभी परिवर्तित करेंगे, अर्थात उनकी जगह पर नई मशीनें लगाएंगे। तो नई मशीनें जब लगाएंगे तो उनके लिए हमने एक फ़ंड जनरेट किया, जो कि हर साल उस फंड में हम कुछ राशि इकट्ठी करके रखते हैं ताकि समय आने पर नई मशीनें लगाई जा सकें, अर्थात उनकी जगह पर दूसरी मशीनें प्रतिस्थापित की जा सकें। मूल्य ह्रास कोष वह कोष है जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक मूल्य ह्रास की हानि को पूरा करने के लिए करते हैं। यदि किसी मशीन की प्रत्याशित जीवन अवधि 10 वर्ष है, अर्थात वह मशीन 10 वर्ष ही काम करेगी, ये हमें पता है, 10 वर्ष बाद हमें बदलनी होगी, तथा मशीन की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस स्थिति में हम देखें आरक्षित कोष का वार्षिक प्रावधान क्या होगा कि हर साल हम कितने रुपए बचा के रखें अपनी कमाई में से, ताकि 10 साल बाद उस मशीन को हम बदल सकें। तो 10 लाख डिवाइड बाई 10, क्यों 10 साल उसकी जीवन अवधि है, 10 लाख उसकी कीमत है, डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपये हर साल हमें अपने पास आरक्षित कोष में जमा करने होंगे, और 10 साल बाद फिर इस मशीन को हम पुनः स्थापित कर पाएंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित कोष का महत्व क्या है
कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष का महत्व है घिसी-पिटी परिसंपत्तियों को पुनः प्रतिस्थापन करना बेसिकली। और अगर हम देखें तो मूल्यह्रास कोष की महत्व को समझें तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष का महत्व घिसी-पिटी संपत्तियों का पुनः स्थापन करना, इसके द्वारा पुनः स्थापन निवेश की आवश्यकता पूरी होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष के अभाव का नियतार्थ पुनः स्थापन निवेश का अभाव है। तदनुसार अर्थव्यवस्था में समस्त निवेश के घटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके कारण उत्पादन के स्तर में कमी होती है। आय तथा रोजगार का स्तर भी घटता है। आय तथा रोजगार का स्तर भी घटता है। अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की स्थिति में पहुंच जाती है। संभवतः यह निम्न स्तर संतुलन जाल अर्थात लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी, जिसका स्पष्टीकरण हम देख सकते हैं कि लो लेवल का मतलब बार बार रोज़गार कम होना, बार बार रोज़गार कम होगा, उत्पादन कम होगा, फिर से हमें लो लेवल जाल में चले जाएंगे।